हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अभी हमने लिया है दिसंबर 2024 का पेपर 1। हमारा टॉपिक या सब्जेक्ट जो हमारा है वो है मैथमेटिक्स। इसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जो है पार्ट 1 एंड 2। ये है हमारा पार्ट 3, जिसमें हम 41 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने 31 से लेके 40 तक ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 में डिस्कस किए हैं, जिसमें हम साथ में बेसिक्स भी लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा समय लग रहा है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आपको प्रॉब्लम है, बेसिक्स नहीं समझ आते या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में आपको पता नहीं चलता कि ये आंसर कैसे आ गया क्या नहीं आया, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए और समझिए। और कहीं पर आपको लगता है कि आपको और डिटेल में किसी टॉपिक के बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसमें और वीडियोस बनाऊँ। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम करेंगे 41st क्वेश्चन हमारा। तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है कि बहुत सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं उनको अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 2 टॉफ़ी ऑलरेडी हैं और आपको 2 और दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी टोटल। तो ईजिली कैलकुलेट करके बता देंगे कि हमारे पास तो 4 हो गई। लेकिन मैं वहीं उनको 2+2 करके बताऊँ तो वो आंसर नहीं बता पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम उनको ऐसे ऑपरेशंस से लेट गो करवाते हैं तो उनको मुश्किल पड़ती है। उसी के कुछ रीजंस दे रखे हैं, हमें उन्हें पढ़ के बताना है कि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी सबसे सही कौन सा है। तो पढ़ते चलिए। पहला बोल रहा है कि लर्नर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग रियल लाइफ मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है। कई बार कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको मुश्किल आती है सामने, तो इंटरेस्ट का तो सवाल नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। सेकंड है कि लर्नर्स रेडी नहीं होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज करने के लिए। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा एक सेट पैटर्न चलता है, डेली रूटीन चलता है, और अगर हमें बोल दिया जाए कि उस रूटीन से हट के आप कुछ कीजिए तो आपको मुश्किल होती है, या मुझे भी मुश्किल होती, सभी को होती है। वही केस इन बच्चों का भी है। अभी तक वो जो कर रहे थे उससे हट के अगर आप उनको थोड़ा अलग सा कुछ प्रॉब्लम दोगे तो उसको वो जल्दी से उतनी ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, उतनी जल्दी उसको रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, ये सही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट बोल रहा है कि लर्नर्स को टॉट ही नहीं, मतलब पढ़ाया ही नहीं जाता अच्छे से, तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट बोलना है कि कुछ लर्नर्स पुअर होते हैं मैथमेटिकल स्किल्स में। जी नहीं, प्रैक्टिस से हम चीज़ें सही कर सकते हैं, तो किसी को पुअर बोलना इज़ नॉट गुड। तो हमारा इसमें सबसे सही आंसर कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एक थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, जिसको बोला गया कि 105 को न्यूमरल फॉर्म में लिखो। तो उसने क्या लिख दिया? 105। तो उसने ये जो गलती करी, लिखना क्या चाहिए था उसने 105, ये होता है ना 105। तो उसने जो ये गलती करी है उसका रीज़न क्या है, हमें यही ढूंढना है। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि उसको ज़्यादा हेल्प चाहिए अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। जी बिल्कुल, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि ये सही है कि ये सही है। मैं अभी पढ़ाती हूँ प्लेस वैल्यू क्या है, बाकी हम अपने और देख सकते हैं कि क्या पता वो सही हो। वो सेकंड में उसको अनफिट बोल दे रहा है। नहीं, मैंने आपको बताया है कि किसी में भी अगर एक्सट्रीम में कोई रीजन जाता है तो वो गलत है। नेक्स्ट, स्टूडेंट एक स्लो लर्नर है। अरे जी, ऐसे कैसे स्लो लर्नर है? अगर वो प्रैक्टिस करेगी तो हो जाएगी। तो ये ऐसे बोलना सही नहीं है ना। अब मॉरल वैल्यूज़ भी साथ लेके चलिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि वो मिस्चीवियस है, शैतान है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होने से वो ऐसा लिखते, ऐसा तो है नहीं ना। तो इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ही सही है। अब चलिए मैं थोड़ा आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। प्लेस वैल्यू दो चीज़ें होती है, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। एक एग्जाम्पल लेते हैं 23681। अगर मैं 6 की पूछूं कि प्लेस वैल्यू बताइए और फेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू उसकी, पहले फेस वैल्यू उसकी हो जाएगी 6, मतलब जो सामने दिख रहा है वही उसकी वैल्यू है। अब प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू के लिए हमें पता होना चाहिए एक सीक्वेंस। ये दो टाइप के होते हैं, एक इंडियन और इंटरनेशनल। अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। इंडियन सिस्टम में क्या आता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरीके से चलता जाता है।
ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, पहला कॉमा यहाँ, फिर दो दो के बाद कॉमा आते जाते हैं। इंटरनेशनल वाला ले तो वंस, टेंस, 100, ठीक है, एक कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, फिर एक कॉमा, फिर इसी के आगे ये चलता है, क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। अब मोस्टली हम कोई भी लेके चले तो उस हिसाब से ये सही बैठना चाहिए, क्योंकि शुरू में तो 100 वाले तो दोनों में सेम है। तो ये कौन सी प्लेस बन गई, वंस, यानी ये इंटू 1 हो रही है। ये बन गई टेंस, यानी ये इंटू 10 हो रही है। ये बन गई 100, यानी ये इंटू 100 हो रही है। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, 6 इंटू 100 बन गया 600, ठीक है। एंड सो ऑन, आप कोई भी आप बता सकते हैं। तो उसी तरीके से 105, तो 100 है और 5, 100 है और 5 है, तो क्या बन गया ये 105, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसको आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो बोलता है कि नॉट ट्रू, इसमें नॉट ट्रू ध्यान दीजिएगा, हमें ये भी सही से देखना पड़ेगा कि ये सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। इसमें नॉट ट्रू पूछ रहा है अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। पढ़ते हैं कि सबसे पहले ये बोल रहा है कि कुछ सेम ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जी हाँ, अगर मैं फ्रैक्शन को लूँ तो ये किसी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसी पूरी चीज़ के पार्ट को। इसमें हम जो कलेक्शन को अगर मैं 1 मान लूँ तो उसका कुछ हिस्सा होगा, वो उसका फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हाँ, ये तो मुझे सही लग रहा है, नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है कि एक और चीज़ आप पहले सुन लीजिए। फ्रैक्शन में हम जो पूरी चीज़ लेते हैं उसको 1 मान के चलते हैं, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए ये मैंने कुछ भी पूरी चीज़ ली, सर्कल लिया, इसके कुछ टुकड़े कर दिए मैंने, और मैंने ये टुकड़ों को शेड कर दिया। अब मैं क्या बोलूँगी, कितने मेरे पार्ट शेडेड है, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हिस्से हैं। 6 हिस्से में से 2 हिस्से मेरे शेडेड है, और नॉट शेडेड कितने बन गए, 4, 4/6। दोनों को अगर ऐड कीजिए आपको क्या मिलेगा, 6/6, यानी 1, यानी 1 के इक्वल होगा कुछ भी अगर होगा, या उससे कम ही होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या बोला सेकेंड वाला, कि मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशो। बिल्कुल रेशियो में भी बन सकता है। अगर मैं बोलूँ कि शेडेड और नॉट शेडेड का हिस्सा बताइए तो कितना बन जाएगा, 2:4, है ना, अपॉन 6 तो चल जाएगा, तो ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है, इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल विच इज़ ग्रेटर देन 1। देखिए अभी मैंने बताया कि 1 से या तो कम होगा या इक्वल होगा, यानी ये गलत है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डिवीजन प्रॉब्लम। डिवीजन प्रॉब्लम भी हम इसको कर सकते हैं। अगर 2/6 है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, 2 इज़ डिवाइडेड बाई 6, और कुछ पॉइंट में आंसर आएगा तो मैं ये बोल सकते हैं ना, इतना पॉइंट, जैसे एक पॉइंट लगा तो 0, 6×3 = 18, यानी 0.3 हिस्सा है वो इसका। तो डेसिमल में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवीजन में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें मैं नॉट ट्रू कौन सा मिल गया, थर्ड वाला। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, मैं अगेन बोल रही हूँ आपको कि आप हिंदी में स्विच करिए, क्वेश्चन को समझिए, स्टेटमेंट को अच्छी से समझिए वो क्या बोल रहा है, और उसके बेसिस में आप फिर आंसर करिए। जल्दी मत कीजिए, आप सब कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास राधा जी हैं, वो अलग अलग दिन अलग अलग चलती हैं। तो अब हमें पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करती हो मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो पहले हम देख लेते हो कितना चलती हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मंडे को कितना चलती हो, 3 किलोमीटर 725 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। आप पहला पार्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने सीरीज़ बताई है कि कैसे आप कन्वर्जन करते हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको एक अलग से इसमें वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, तो 3 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया, 3000 मीटर। और बाकी कितना है, 725 मीटर और है, तो ऐड करके कितना बन जाएगा, 3725 मीटर। अभी कितने, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में लिख दिया मैंने 3275 मीटर। और बाकी दिन वो कितना चलते हैं, 2 किलोमीटर 9 मीटर,
यानी 2 किलोमीटर हो गया 2000 मीटर, और 9 मीटर 9 मीटर 2009, 2009, 2009 ट्यूसडे और थर्सडे। तो हमें मिल गया मंडे से फ्राइडे टोटल कितना चलते हैं, टोटल सबको ऐड कर दो। ऐड करके आप जब देखेंगे तो शायद ये आंसर आ रहा है, कर भी लेते हैं। चलिए 5 5 5 15, एक और दूसरी साइड हो गया 9 9 18। ठीक है, 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 बन गया, 24 में 9 ऐड करेंगे तो कितना बन गया हमारा 33। 3 यहाँ पर आया, 3 ऊपर चला गया, 3 2 5। ठीक है, और ये फिर 7 8 9, और 7 7 14, और ये 21, 1 2 ऊपर कैरी, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गया। ये मीटर में आया। अब इसको हम क्या इसमें करेंगे कन्वर्ट, किलोमीटर में, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाने में डिवाइड करते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट आने में मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से करेंगे उसके लिए मैंने आपको टेबल ऑलरेडी बता रखी है। तो यहाँ पर अगर ये डेसिमल है तो 1 2 3 यहाँ पहुँच गया, कितना बन गया आंसर 15.193। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वैन हीगल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है। उसी के बेसिस में ये क्वेश्चन है कि जैस्मीन ने कहा कि एक रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल में भी 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर में भी 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और पैरेललोग्राम में भी उसी तरीके से 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि रेक्टेंगल स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही है। तो ये पहले हम इसी थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, वैन हीगल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग। ठीक है, ये सबसे इसमें अलग अलग लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग की स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो है विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन में जो बच्चा होता है वो सीखता है कि अच्छा ये मुझे ये अच्छा स्क्वायर ऐसा होता है, अच्छा रेक्टेंगल ऐसा होता है, ओके, अच्छा ट्राइंगल ऐसा होता है, मतलब वो विजुअलाइज करता है, देख के समझता है कि क्या होता है। सेकंड स्टेज होती है हमारी एनालिसिस की, कि अच्छा स्क्वायर में मुझे चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल मेरे 90 डिग्री होते हैं और इक्वल होते हैं। उसी तरीके से रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझता है सेकंड स्टेज में। ठीक है, थर्ड स्टेज में वो रिलेट करता है कि अच्छा जो ये इसमें जैस्मीन कर रही है कि इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल है, इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल है, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो ये सारे ही हम एक तरीके से इनको पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रिलेशनशिप बना रही है ना। तो आंसर तो सही ये है। और फोर्थ स्टेज क्या होती है, फॉर्मल डिडक्शन, मतलब इसकी थ्योरी पढ़ना, इसके एक्जियोम्स पढ़ने, इससे थ्योरम्स पढ़ने। तो इसमें हमारा सही आंसर हो गया फोर्थ। यहीं 5 क्वेश्चंस पे लिमिट करते हैं, क्योंकि हम इसी तरीके से सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी तरीके की और वीडियोस और सब्जेक्ट्स में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड आपको कहीं पर डाउट है, कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ और डिटेल में समझाई जा सकती है, अलग से टॉपिक बनाना है, तो प्लीज़ अगेन कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक की कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम यू। Keep learning, keep growing, and have a good day ahead. Thank you.